जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में आप सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको काल के बारे में बताया था और काल के बारे में हमने जो चर्चा किया था उसमें कुछ शेष रह गया था। तो जो काल का पार्ट शेष रह गया था, आज उसी काल के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे कि काल के बारे में ये चर्चा हमने कर दिया था कि काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। जिसमें वर्तमान काल के भेदों को हमने आपको स्पष्ट करा दिया था और उसके बाद भूतकाल की हमने चर्चा किया था। तो भूतकाल का भी हमने आपको कुछ ही भेद बताया था। जैसे बात आती है काल की जब भी, तो आप तुरंत एक बार फिर मैं रिपीट आपको कर दे रहा हूँ कि काल के 3 भेद: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो वर्तमान काल पूरा ओके था, हम भूतकाल में आपको बता रहे थे। तो ये जो दूसरा है भूतकाल, अब आप इसको देखेंगे कि भूतकाल की हमने आपको परिभाषा बता दिया था कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान हो तो उसको हम भूतकाल कहते हैं। यानी बीते हुए समय में जब क्रिया हो चुकी हुई होती है तो वह भूतकाल कहा जाता है। हमने इसका आपको उदाहरण स्पष्ट करा दिया था। भूतकाल के भेदों की चर्चा हम कर रहे थे, भूतकाल के भेद। अब जब भूतकाल के भेद की बात आती है तो छात्रों, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। जब भी प्रश्न आए तो आप कहेंगे कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जिसमें हमने बताया था पहला सामान्य भूतकाल बताया था, सामान्य भूतकाल। और दूसरा जो भेद हमने बताया था आपसे, उसका नाम आपको दिया था आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। ये दूसरा भेद छात्रों हमने आपको बताया था। और उसके बाद भूतकाल का जो तीसरा भेद है, तीसरे भेद में हमने आपको बताया था पूर्ण भूतकाल। ये पूर्ण भूतकाल, ये तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा भेद हमने आपको बताया था अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। ये आपका चौथा भेद था, अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद पांचवा भेद होता है संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। ये पांचवा हो गया, संदिग्ध भूतकाल। उसके बाद इसमें छठा भेद आता है जिसका नाम है हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। ये हो गया आपका छठा भेद। तो एक बार आप पुनः क्लियर होइए कि भूतकाल के 6 भेद, जिसकी पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा कर दिया था सामान्य भूतकाल की, आसन्न भूतकाल की और पूर्ण भूतकाल की। ये 3 कालों की चर्चा पिछले वीडियो में हमने कर दिया था और आप क्लियर हो गए थे। तो इसका जो चौथा भेद है अपूर्ण भूतकाल, यही रह गया था। तो यहाँ से हम आपको बताते हैं कि अपूर्ण भूतकाल, इसका जो चौथा भेद है उसको देखेंगे सभी छात्र। अपूर्ण भूतकाल यानी भूतकाल के चौथे भेद को पढ़ना है, अपूर्ण भूतकाल। अब आप लोग ध्यान दें, अपूर्ण भूतकाल क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये अपूर्ण भूतकाल है। कहने का मतलब कि जहाँ क्रिया के भूतकाल में, भूतकाल का मतलब बीते हुए समय में प्रारंभ होने की सूचना मिले, बीते हुए समय में, क्रिया के बीते हुए समय में, बीते हुए समय में प्रारंभ होने की सूचना मिले, बीते हुए समय में प्रारंभ होने की सूचना मिले, लेकिन
सामान्यतः क्रिया काफ़ी पहले समाप्त हो चुकी थी, प्रारंभ होने की सूचना मिले। सामान्यतः क्रिया काफ़ी पहले समाप्त हो चुकी। सामान्यतः क्रिया काफ़ी पहले समाप्त हो चुकी, परंतु उसकी पूर्णता की कोई सूचना ना हो। परंतु उसकी पूर्णता की कोई सूचना न हो तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब आप देखें कि पूर्णता की कोई सूचना ना हो तो वो अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे अब इसमें उदाहरण आता है कि सचिन क्रिकेट खेल रहा था। सचिन क्रिकेट खेल रहा था। छात्रों, इस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि क्रिया पहले हो चुकी है, लेकिन इसके खेलने का कार्य कब पूरा होगा ये क्लियर नहीं हो रहा है। इसीलिए ये क्या हो रहा है, अपूर्ण भूतकाल। क्रिया तो हुई, लेकिन ये कब पूरा होगी ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अगला उदाहरण है, मैं नाश्ता कर रहा था। नाश्ता कर रहा था। तो छात्रों यह स्पष्ट है कि मैं नाश्ता कर रहा था, यानी बीते हुए समय का ज्ञान हो रहा है। लेकिन यहाँ ये नाश्ता कर रहा था, मेरा नाश्ता करने का कार्य कब पूरा होगा ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो इस तरह से जहाँ भी आपका प्रश्न आए आप ऐसे ही क्लियर होंगे। इसके बाद भूतकाल का पांचवा भेद चलते हैं, जिसका नाम है संदिग्ध भूतकाल। यानी इसके पांचवें भेद में संदिग्ध भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल। ये देखिए संदिग्ध भूतकाल, इसको हम कैसे क्लियर करेंगे कि संदिग्ध भूतकाल है। यानी क्रिया के जिस रूप से ये स्पष्ट हो कि भूतकाल में क्रिया के होने में संदेह है, यानी भूतकाल में क्रिया के होने में संदेह हो। यानी जहाँ छात्रों आपको ये दिखे कि बीते हुए समय में क्रिया के होने के बारे में संदेह लगता है, तो उसको आप कहेंगे कि ये संदिग्ध भूतकाल बन रहा है। उदाहरण के लिए ये है उदाहरण इसका, जैसे हम कहें कि सीता गई होगी। सीता गई होगी। छात्रों, ये वाक्य अब स्पष्ट करा रहा है कि सीता के जाने के बारे में संदेह है। हो सकता है कि सीता गई हो, लेकिन हो सकता है ये भी कि वो ना गई हो। तो यहाँ भी क्रिया के होने के बारे में संदेह हो रहा है, इसलिए ये संदिग्ध भूतकाल हुआ। उसके बाद दूसरे उदाहरण की तरफ हम चलते हैं कि ये है उसकी बस छूट गई होगी। उसकी बस छूट गई होगी। छात्रों, अब आप यहाँ देखें कि
ये जो है कि बस छूट गई होगी, ये आप देख रहे हैं। यहाँ संदेह है, हो सकता है कि उसको बस मिल गई हो, अब यहाँ ये भी हो सकता है कि यहाँ छूट गई, दोनों बातें हो सकती हैं। तो यहाँ क्रिया के बारे में, होने के बारे में हमें संदेह दिख रहा है, इसीलिए छात्रों इसको भी हम संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। उसके बाद अगले भेद की तरफ हम चलते हैं, जो आपका छठा है, हेतु हेतु मद भूतकाल। छठा भेद जिसका नाम है हेतु हेतु, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। ये भी भूतकाल का लास्ट भेद है जिसका नाम है हेतु हेतु मद भूतकाल। पिछले वीडियो में छात्रों हमने आपसे कहा था कि हेतु की जब बात आती है, हेतु, तो हेतु का मतलब हो जाता है कारण। हेतु मीन्स इसका अर्थ जनरली लिया जाता है कारण। अब देखिए कहाँ होगा कि जहाँ पर भूतकाल में, जहाँ पर भूतकाल में क्रिया होने वाली थी, भूतकाल में क्रिया होने वाली थी, होने वाली थी, लेकिन किसी कारण से क्रिया हुई नहीं, किसी कारण से क्रिया हुई नहीं, तो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। छात्रों एक बार आप पुनः स्पष्ट होइए कि जहाँ पर भूतकाल में क्रिया होने वाली थी, यानी बीते हुए समय में क्रिया होने वाली थी, लेकिन उसमें ऐसा कोई कारण आ गया कि वो क्रिया नहीं हो पाई, नहीं हो सकी, इसीलिए इस क्रिया को हम हेतु हेतु मद भूतकाल कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि सीता जाति, ऐसे उदाहरण दे करके कहता है बताइए ये कौन सा काल है। अब यहाँ देखिए सीता जाति, यानी सीता जाने वाली थी लेकिन गई नहीं, ये वाक्य स्पष्ट करा रहा है कि सीता के जाने में क्या हुआ, संदेह हुआ, इसीलिए ये संदिग्ध हेतु हेतु मद भूतकाल हुआ, यानी जा सकती थी लेकिन गई नहीं। उसके बाद अगला उदाहरण हम देखते हैं कि अगले उदाहरण को हम कहें कि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। छात्रों यहाँ पर भी यानी क्रिया होने वाली थी, वो पास होने वाला था, अगर वो पढ़ा होता तो उत्तीर्ण हो जाता यानी पास हो जाता। अब देखिए पास होने वाला था यानी ना पढ़ने के कारण वो पास नहीं हो सका, इसीलिए ये भी वाक्य का हो गया हेतु हेतु मद भूतकाल। तो छात्रों ये भूतकाल का भेद आपका क्लियर हो गया। कहीं भी प्रश्न बनता है भूतकाल के कितने भेद, तो आपका आंसर होगा 6 भेद। छात्रों एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये जो 6 भेद हमने बताया है आपको, अगर कहीं ये अलग अलग पूछ रहा है तो आप अलग अलग आंसर देंगे, लेकिन अगर यह मिल करके सीधे इसके भेदों को हटा दे, कहे कौन सा काल, तब आपका आंसर बनेगा भूतकाल। अब हम चलते हैं अगले काल की तरफ जिसका नाम है भविष्यत काल।
यानी काल का जो तीसरा और लास्ट भेद है, तीसरा भविष्यत काल। छात्रों, आप देखेंगे कि कंपटीशन में काल से हर बार प्रश्न बना है और अब की बार जो कंपटीशन सामने हैं इसमें भी काल से आपके प्रश्न बनने वाले हैं और बनेंगे। ये ऐसा टॉपिक है कि हर कंपटीशन में यहाँ से प्रश्न उठा लेता है। इसके जो भेद हैं उन भेदों को वो जानना चाहता है, तो इसका नाम है भविष्यत काल। तीसरा है आपका भविष्यत काल। सबसे पहले आप छात्रों भविष्यत काल की परिभाषा जानें कि किसको भविष्यत काल कहा जाएगा। यानी क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का बोध हो, भविष्य में होने का बोध हो, तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल कहते हैं। अब आप समझें, परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का बोध हो, यानी क्रिया अभी आगे चल कर के होगी तो उसको हम कह देंगे ये क्या बना, भविष्यत काल बन गया। जैसे कल हम पुस्तक मेला जाएंगे। कल हम पुस्तक मेला जाएंगे। छात्रों ध्यान दीजिए, अब यहाँ कल की बात है कि पुस्तक मेला जाने की बात है, तो अभी ये आने वाले कल को होना है, तो ये भविष्य की बात हो गई, इसलिए इसको हम कहेंगे ये भविष्यत काल है। दूसरा उदाहरण है कि माँ ढोकला बनाएगी। ढोकला बनाएगी। अब ये भी देखिए क्रिया, भविष्य में माँ द्वारा ढोकला बनाया जाना है, तो जब भविष्य में माँ द्वारा ढोकला बनाया जाना है तो यहाँ क्रिया का जो रूप है वो भविष्य का रूप स्पष्ट हो रहा है, इसीलिए ये भी उदाहरण भविष्यत काल हो गया। अब देखिए अगला उदाहरण है तीसरा, राम शाम को आएगा। राम शाम को आएगा। अब ये उदाहरण भी स्पष्ट करा रहा है कि राम को शाम के समय आना है, यानी अभी शाम हुई नहीं है, होने वाली है आगे, तो इसीलिए ये भी उदाहरण क्या हो गया, भविष्यत काल। ये जो तीनों उदाहरण हमने दिया है, ये तीनों उदाहरण आपके भविष्यत काल के हो गए। उसके बाद आगे हम चलते हैं भविष्यत काल के भेद। आगे भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के भेद। जब भी भविष्यत काल के भेद की बात आती है तो भविष्यत काल के 3 भेद माने जाते हैं। 3 भेद। जहाँ भी प्रश्न बने आपका भविष्यत काल के कितने भेद, तो आंसर आपका बनेगा भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ छात्रों आप और जान लीजिए कि एक राइटर हैं जिनका नाम है डॉक्टर हरदेव बाहरी। डॉक्टर हरदेव बाहरी। अब डॉक्टर हरदेव बाहरी जी ने भविष्यत काल का 2 ही भेद माना है। कहीं अगर इनका नाम दे करके वो पूछता है कि भविष्यत काल के भेद बताइए,
डॉक्टर हरदेव बाहरी जी के अनुसार, तब आप वहाँ भविष्यत काल के 2 ही बार भेद बताएंगे। लेकिन अगर इनके नाम को नहीं लेता है, तब छात्रों आपका आंसर होगा कि भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। तीनों का नाम जानिए पहले आप। पहले को कहते हैं सामान्य भविष्यत काल। पहला है सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल। उसके बाद दूसरे का नाम है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल। भविष्यत काल। उसके बाद तीसरे का नाम है हेतु मद भविष्यत काल। हेतु मद भविष्यत काल। तो छात्रों, ये भविष्यत काल के 3 भेद हो गए जनरली, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मद भविष्यत काल। तो तीनों भेदों की चर्चा हम एक एक करके आपके सामने करते हैं। तो भविष्यत काल में सबसे पहला पढ़ा जाएगा सामान्य भविष्यत काल। पहले का नाम है, जो पहला भेद है, सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल। छात्रों, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए, यानी क्रिया के जिस रूप से, या आप ये कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने की सूचना मिले, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य ढंग से, उसके सामान्य ढंग से भविष्य में होने की सूचना मिले, सामान्य ढंग से उसके भविष्य में होने की सूचना मिले, होने की सूचना मिले, तो उसे सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। कहने का मतलब, क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य ढंग से भविष्य में होने की सूचना मिले, तो वह सामान्य भविष्यत काल कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम कहें कि राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा। अब इस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि राम द्वारा भविष्य में पढ़ना है। अब वो हो सकता है कि पढ़े या हो सकता है ना पढ़े, दोनों बातें उसके सामने हैं। अब दोनों बातें जब उसके सामने हो रही हैं, तो ये कहा जाएगा सामान्य भविष्यत काल। दूसरा उदाहरण हम आपको बताते हैं कि चोर पकड़ा जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा। छात्रों, आप देखें कि भविष्य की बात है, भविष्य में ये चोर के पकड़ने की बात चल रही है। हो सकता है कि वो पकड़ा जाए या हो सकता है ना भी पकड़ा जाए। यहाँ इसके साथ, इस उदाहरण के साथ दोनों बातें लगी हुई हैं, इसलिए ये कहलाएगा सामान्य भविष्यत काल। तीसरा उदाहरण है कि राम पुस्तक पढ़ेगा। अब इसको हम ये कह दें, राम पुस्तक पढ़ेगा। तो इस उदाहरण से भी ये स्पष्ट हो रहा है कि राम द्वारा
पुस्तक का पढ़ना है। हो सकता है कि पुस्तक पढ़े, हो सकता है पुस्तक ना पढ़े, दोनों बातें हैं। भविष्य की बात ये है, भविष्य में होने क्रिया ये भविष्य में होनी है, इसलिए ये भी उदाहरण सामान्य भविष्यत काल का कहा जाएगा। ये तीनों उदाहरण छात्रों हमने जो दिया है, ये तीनों उदाहरण सामान्य भविष्यत काल के हैं। उसके बाद हम दूसरे भेद की तरफ चलेंगे भविष्यत काल का, संभाव्य भविष्यत काल, यानी भविष्यत काल का सेकंड भेद है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल सेकंड भेद। संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। छात्रों, भविष्यत काल का जो सेकंड भेद है उसका नाम है संभाव्य भविष्यत काल। इसकी परिभाषा देखें, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की, भविष्य में होने की संभावना, भविष्य में होने की संभावना का पता चले, भविष्य में होने की संभावना का पता चले तो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। यानी पुनः समझें आप कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले तो क्रिया के ऐसे रूप को हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, संभव है राम पढ़े, संभव है राम पढ़े। छात्रों ध्यान दीजिए, अब यहाँ जो उदाहरण है कि संभव है राम पढ़े, इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ संभावना जताई जा रही है कि राम पढ़े, यानी राम पढ़ भी सकता है और नहीं भी पढ़ सकता है, इसलिए ये उदाहरण संभाव्य भविष्यत काल का कहा जाएगा। दूसरा उदाहरण है शायद तुम्हें अच्छे अंक मिलें, शायद तुम्हें अच्छे अंक मिलें। छात्रों ध्यान दें, यहाँ अच्छे अंक मिलने की संभावना बन रही है, शायद लगा हुआ है, इसीलिए ये क्या हो गया, संभाव्य भविष्यत काल हो गया। उसके बाद तीसरा उदाहरण देखें, शायद राम आए। छात्रों, शायद राम आए। अब यहाँ जो ये उदाहरण है ये भी संभावना, राम के आने की संभावना है, यानी राम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो राम के आने की जब संभावना बन रही है तो ये उदाहरण संभाव्य भविष्यत काल का माना जाएगा। इस तरह से जहाँ भी प्रश्न आता है छात्रों, आप निश्चिंत एकदम क्लियर रूप से बोलेंगे कि ये क्या है, संभाव्य भविष्यत काल है, कोई संदेह नहीं, एकदम कन्फर्म है। उसके बाद आगे अगला, जिसका नाम है हेतु मद भविष्यत काल। तीसरा भेद है
हेतु मद भविष्यत काल, यानी भविष्यत काल का तीसरा भेद हेतु मद भविष्यत काल। थर्ड भेद भविष्यत काल का, जिसका नाम है हेतु मद भविष्यत काल। हेतु मद भविष्यत काल, ये तीसरा और भविष्यत काल का अंतिम भेद है, जिसका नाम है हेतु मद भविष्यत काल। अब आप देखें, सबसे पहले परिभाषा सीखें, यानी जहाँ पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, इसलिए इसे हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण देखें छात्रों, यानी पुनः इसकी परिभाषा एक बार जानें आप, कि जहाँ पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर बोलें तो और स्पष्ट रहेगा। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है, इसलिए इसे हेतु मद भविष्यत काल कहा जाता है। यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, तो यह हेतु मद भविष्यत काल की श्रेणी में आता है। इसका उदाहरण देखें, जैसे हम कहें कि छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। छात्रों, इस उदाहरण को आप देखें कि राम का पढ़ना छात्रवृत्ति के मिलने के ऊपर निर्भर है। अब आप देखें, यानी स्पष्ट ये हो रहा है कि राम तभी पढ़ेगा जब उसको छात्रवृत्ति मिलेगी, यानी छात्रवृत्ति मिलेगी तभी राम पढ़ेगा, अन्यथा नहीं पढ़ेगा। तो ये स्पष्ट करा रहा है कि राम का पढ़ना छात्रवृत्ति मिलने के ऊपर निर्भर कर रहा है। दूसरा उदाहरण छात्रों देखें, वह आए तो मैं जाऊं। वह आए तो मैं जाऊं, यानी अब यहाँ भी देखिए, यहाँ ये स्पष्ट है कि मेरा जाना उसके आने के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ भी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर हो रहा है, इसीलिए छात्रों ये भी हेतु मद भविष्यत काल का उदाहरण हुआ। अगला, आप कमाएं तो हम खाएं। आप कमाएं तो हम खाएं। छात्रों, यहाँ स्पष्ट है, यहाँ भी खाना यानी हमारा खाना आपके कमाने के ऊपर निर्भर हो रहा है, तो
यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर यहाँ भी निर्भर पाया जा रहा है। इसीलिए ये भी उदाहरण हेतु हेतु मद भविष्यत काल का हुआ। ये जो तीन भेद हमने बताया है भविष्यत काल का, छात्रों अगर भविष्यत काल में ये अलग अलग पूछता है तो आप इसको अलग अलग इस तरह से क्लियर करेंगे, लेकिन अगर कहीं तीनों का उदाहरण एक में दे करके प्रश्न करता है छात्रों, तब आप उसको सीधे भविष्यत काल मारेंगे। तो छात्रों जो हमने आपको इस लेक्चर में जो काल का बचा हुआ भाग था उसको हमने आपको स्पष्ट करा दिया। आपको कहीं भी अगर संदेह लगता है, कहीं भी पढ़ने में आपको समझने में दिक्कत होती है, तो इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, उसके बाद आप क्लियर हो जाएंगे। छात्रों एक बार पुनः आप स्पष्ट हो जाइए कि ये जो हमने आपको पढ़ाया है ये टॉपिक था काल। काल का मतलब था समय। जब भी काल का भेद पूछे तो हिंदी में आप बताएंगे कि काल का तीन भेद होता है। तीनों का नाम, पहले को कहते हैं वर्तमान काल, दूसरे को कहते हैं भूतकाल और तीसरे को कहते हैं भविष्यत काल। तो इस आधार पे आप क्लियर हो जाएंगे, इस आधार पे आप क्लियर हो जाएंगे और इससे आपका जो है काल स्पष्ट हो जाएगा। तो छात्रों आप परिश्रम पूर्वक पढ़ते रहिए और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।